अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल फिक्र ऑडियो रूम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मुसहफ की एपिसोड 11 को आज हम पढ़ने लगे हैं। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, वीडियो को भी लाइक कर दिया करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी किया करें। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब उसने गेट खोला तो उसे महसूस हुआ कि उसकी टांगें कांप रही थी और दिल तो ऐसे धड़क रहा था जैसे अभी सीना तोड़कर बाहर आ गिरेगा। बोझ बहुत भारी बोझ था जो उस थकी हुई लड़की ने लिया था। अंदर ही अंदर उसका दिल डर रहा था, कहीं वो तबाही के किसी रास्ते की तरफ तो नहीं जा रही। ये स्याह इल्म, सफली अमलियात, ये अच्छी चीजें तो ना थी, फिर वो क्यों इसे उठा लाई थी? उसने रुककर सोचना चाहा, मगर अब वापसी का कोई रास्ता न था। दौलत निछावर, महबूब कदमों में दुनिया पे राज। उसे बहुत सी चीजें इकट्ठी करनी थी और वो किताब उसके हर मसले का हल थी। उसे बेगम नुमान के बेटे का ठुकराया गया रिश्ता याद आया। उसे रात फवाद की बात पे सबका रद्द-ए-अमल याद आया। उसे अपनी बेपनाह दौलत भी याद आई थी जिस पे ऐश कोई और कर रहा था। फिर वो कैसे उस लड़की को वो किताब, सब खजानों की कुंजी वापस कराती। फिर वो नहीं रुकी और किताब सीने से लगाए, सर झुकाए, तेज कदमों से चलती लाउंज में दाखिल हुई। कहाँ से आ रही हो? वो जो अपने ख्यालों में गुम थी, आवाज पे घबराकर 2 कदम पीछे हटी। सामने ताई महताब कदरे मशकूक नजरों से उसे देख रही थी। वो ताई महताब, वो उसने बेख्तियार खुश्क लबों पे जुबान फेरी। वो नादिया से कुछ नोट्स लेने थे, जरा स्टॉप तक गई थी, अम्मा को बताकर गई थी। हाँ, तुम्हारी माँ तो कहीं की लैंड लेडी है जिसकी इजाजत काफी थी। वो ताई, चचा को भी बताया था। पहली दफा वो ताई के सामने यूं हकला रही थी। अच्छा जाओ, सर न खाओ। ताई बेजारी से हाथ झुलाकर आगे बढ़ गई। वो कमरे की तरफ लपकी और जल्दी से अलमारी खोलकर एक खाने में सारे कपड़ों के नीचे वो दबेज स्याह किताब छुपा दी। फिर अलमारी एहतियात से बंद की, इधर उधर देखा। सच शुक्र कि किसी ने नहीं देखा था। महमल, बाहिर अम्मा ने पुकारा तो वो जल्दी से चेहरे पे आया पसीना पोंछती बाहर आई। जी? मुसर्रत, जो किचन में सारे घर के नाश्ते बनाने में मसरूफ थी, पैन में अंडा पलटते हुए मुड़कर उसे देखा। तुम तो कॉलेज गई थी, इतनी जल्दी आ गई? जी बस। खैरियत? ओहो, आज सबको मेरी क्यों फिक्र पड़ गई है? नादिया से नोट्स लेने गई थी, मिल गए तो आ गई। वो ख्वामखा ही चिढ़ गई। फिर इधर उधर बर्तनों में हाथ मारती बज़ाहिर कुछ तलाश करने लगी। मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। अच्छा नाश्ता तो कर लो। नहीं, भूख नहीं है। वो बस मंजर से हटना चाहती थी, सो इतना कहकर बाहर लाउंज में आ गई। जहन अभी तक अलमारी में कपड़ों के पीछे छुपी किताब में अटका हुआ था। फिर घर के काम काज, सफाई और उसके बाद मुसर्रत के साथ मशीन लगाए वो मैकेनिकी अंदाज में खामोशी से काम करती रही। मुसलसल उसका दिल पलट पलट कर उस किताब की तरफ जाता था। वो चंद बार अंदर आई और अलमारी खोलकर कपड़ों के पीछे हाथ थपथपाकर देखा। वो स्याह किताब वहीं रखी थी। फिर सारा दिन वो मौका ढूंढती रही कि उसे जाकर पढ़े, कुछ तो पता चले, कोई राह तो निकले, मगर कामों का बोझ और कुछ फितरी सा खौफ था जो कि उस किताब को निकालने की हिम्मत ना कर सकी। वो रात खाने के बाद उसने जब सबको डाइनिंग हॉल में स्वीट डिश में मसरूफ पाया तो बिलाखिर अलमारी से वो भारी किताब निकाली और उसे सीने से लगाए दबे पांव सीढ़ियां ऊपर चढ़ती गई। डाइनिंग हॉल से बरास्ता लॉन्ज किचन की तरफ जाती महताब ताई ने चौंक कर उसे आखिरी सीढ़ी फलांगते देखा। ये महमल क्या करती फिर रही आज? उन्होंने पीछे से आती नाइमा चची को रोककर सरगोशी में पूछा। अभी कोई किताब पकड़े ऊपर गई है। अच्छा? वो मुतजस्सिस सी ताई के करीब आई। पढ़ाई वढ़ाई तो अब खत्म है और छत पे तो कभी नहीं गई पढ़ने, जरूर दाल में कुछ काला है। और उनकी सरगोशियों से बेखबर वो बाहर टेरेस पे निकल आई, आहिस्ता से दरवाजा बंद किया और रेलिंग के साथ नीचे जमीन पर बैठ गई। किताब घुटनों पे रखे वो कितनी ही देर उसे देखती रही। मरहूमियों, नारसाजियों और दुखों के उस कई बरस पुराने कर्ब की अब जैसे इंतहा हो चुकी थी। उससे अब मजीद बर्दाश्त ना होता था। गलत हो या सही, वो जिंदगी से अपना हिस्सा जरूर वसूल करेगी। एक ठोस और कतई फैसला करके महमल इब्राहिम ने किताब की स्याह जिल्द पे हाथ रखा। वो बेहद सर्द थी, ठंडी और पुरसुकून। वो जिल्द पलटने ही लगी थी कि एकदम टेरेस का दरवाजा धाड़ से खुला। उसने घबराकर सर उठाया और एक लम्हे को तो जमीन आसमान उसकी निगाहों के सामने घूमने लगे। आगा जान, दोनों चचा, ताई महताब, नाइमा चची और लड़कियां और मुसर्रत भी, सब एक साथ बाहर आए थे। ये क्या हो रहा है यहाँ? आगा जान गुस्से से गुराए थे। महमल, क्या कर रही हो इधर? वो हक्का बक्का मुंह खोले उन्हें देखती रह गई।
ادھر کیا بیٹھی ہو، سامنے آؤ، تائی مہتاب چمک کر بولی، اور اس کی تو جیسے ٹانگوں میں جان نہ رہی تھی۔ وہ مشکل اٹھی اور 2 قدم آگے بڑھی، کتاب اسی طرح دونوں ہاتھوں میں پکڑی تھی اور پورا جسم لرز رہا تھا۔ وہ آغا جان، میں پوچھ رہا ہوں اتنی رات کو ادھر کیا کر رہی ہو؟ میں پڑھ رہی۔ لفظ لبوں پہ ہی دم توڑ گئے، اس کی ٹانگیں کانپنے لگی تھیں۔ کیا پڑھ رہی ہو؟ ادھر دکھاؤ۔ آغا جان کے لہجے کی سختی کم نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے کتاب لینے کو ہاتھ بڑھایا تو وہ بدک کر پیچھے ہٹی۔ کچھ نہیں، اس نے کتاب پیچھے کرنی چاہی اور پھر اس نے دیکھا آغا جان کے پیچھے کھڑی مسرت کی آنکھوں میں آنسو تھے اور تائی فاتحانہ مسکرائی تھی۔ ارے ہم بھی تو دیکھیں، بھری رات میں ادھر کون سی کتابوں میں چھپا کر خط کتابت ہو رہی ہیں؟ میں تو پہلے ہی کہتی تھی یہ لڑکی کوئی چاند ضرور چڑھائے گی۔ اس کے ارد گرد جیسے دھماکے ہو رہے تھے۔ نہیں تائی نہیں، وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھتی نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کہا، میں تو پڑھ۔ آغا جان نے زور سے اس کے ہاتھوں سے کتاب چھینی۔ پڑھ رہی تھی تو دکھاتی کیوں نہیں ہو؟ ایک غصیلی نظر اس پر ڈال کر انہوں نے کتاب اپنے سامنے کی۔ میں بھی کہوں کیوں رات کو چھت پہ آ جاتی ہے، کس کے ساتھ منہ کالا کرتی ہے، یہ زبان جو اتنی لمبی ہو رہی ہے؟ ارے میں بھی کہوں کوئی تو ہے اس کے پیچھے آغا صاحب، اس سے کہیے کہ جس مردوں کے لیے چٹھیاں ڈالنے ادھر آتی ہے اس سے کہے کہ ابھی آئے اور 2 بول پڑھا کر اسے لے جائے، خاندان بھر میں بدنام کرے گی ہمیں کیا؟ اور اسے لگا آج وہ واقعتاً ہار گئی۔ آغا جان کتاب کے صفحے پلٹ رہے تھے، ہر پلٹتے صفحے کے ساتھ اس کا دل ڈوبتا جا رہا تھا۔ اس نے سر جھکا کر آنکھیں سختی سے میچ لیں۔ آج وہ اسے یقیناً قتل کر ڈالیں گے۔ وہ سفلی عملیات میں پڑ گئی تھی، کبھی نہیں بخشیں گے۔ شرم نہیں آتی تمہیں گھٹیا عورت؟ آغا جان ایک دم دھاڑے تو اس کی رہی سہی جان بھی نکل گئی۔ اسے لگا وہ لہرا کر گرنے کو ہے جب میں نے کیا کیا ہے؟ تائی کی ہگلاتی آواز نکلی۔ محمل نے جیسے کسی خواب سے جاگ کر سر اٹھایا۔ وہ کھلی کتاب ہاتھ میں پکڑے محمل سے نہیں تائی سے مخاطب تھے۔ تمہیں شرم نہیں آئی اس یتیم بچی پر الزام لگا کر سب کو اکٹھا کر کے؟ ڈوب مرو تم ایسے الفاظ کہنے سے پہلے۔ وہ اب چھت پہ پڑھ بھی نہیں سکتی۔ محمل نے پلکیں زور سے جھپکائیں۔ یہ آغا جان کیا کہہ رہے تھے؟ مگر آغا صاحب وہ اس کتاب میں، ڈوب مرو تم بے دین عورت، وہ قرآن پڑھ رہی تھی۔ تم قرآن کی حرمت کا تو پاس رکھ لیتی۔ انہوں نے سیاہ کتاب بند کی، اسے چوما، آنکھوں سے لگایا اور محمل کی طرف بڑھا دیا۔ بیٹا نیچے پڑھ لیتی تو سب پریشان نہ ہوتے، یہ لو۔ وہ اسے کتاب تھما کر ایک کٹیلی نگاہ ان عورتوں پر ڈال کر واپس ہو لیے۔ نہ تو اب چوروں کی طرح پڑے گی تو بندہ شک تو کرے گا ہی، ورنہ میرا کیا دماغ خراب ہے کہ یوں کہتی؟ تائی شرمندہ سی پلٹی۔ آغا جان کبھی کبھار انہیں یوں ہی سب کے سامنے جھڑک دیا کرتے تھے، خصوصاً جب وہ اپنے رشتہ داروں پہ بے دریغ پیسے لٹاتی تھی، اور نہیں تو کیا۔ آہستہ آہستہ سب نادم سے پلٹ گئے۔ وہ اسی طرح ساکھ سی کتاب ہاتھ میں لیے کھڑی تھی۔ ٹیرس خالی ہو چکا تھا، سب جا چکے تھے، پرسکون اور سرخرو، مسرت بھی، اور وہ اسی طرح پتھر کا بت بنی وہاں کھڑی تھی۔ اس کتاب کا ہر صفحہ تمہارے گزرے دن کی رواداد ہے، یہ کتاب کبھی پرانی نہیں ہوگی۔ تم سب کو اپنی مٹھی میں کر کے دنیا پہ راج کرو گی۔ اس سیاہ فام لڑکی کا ایک ایک فکرہ تماچے کی طرح اس کے منہ پہ برس رہا تھا، تڑاخ تڑاخ تڑاخ۔ اسے لگا وہ کبھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گی، یوں ہی صدیوں اس اندھیرے ٹیرس پہ کھڑی رہے گی۔ دھوکہ، مذاق، فریب، تمسخر، قرآن کی بے حرمتی، اس سیاہ فام لڑکی نے کیا نہیں کیا تھا؟ اتنا بڑا مذاق، ایک پریشان حال لڑکی کو سبز خواب دکھا کر اسے اسی کی مقدس کتاب پکڑا دی۔ یہ ہوا کیا تھا اس کے ساتھ؟ اس کے ہاتھ ابھی تک لرز رہے تھے۔ نہایت بے یقینی کے عالم میں اس نے سیاہ جلد والی کتاب کو چہرے کے سامنے کیا۔ سیاہ جلد صاف تھی، بے داغ، بے لفظ۔ اس نے درمیان سے کتاب کھولی۔ اوپر عربی کی عبارتیں تھیں اور نیچے انگریزی کی۔ سب سے اوپر لکھا تھا الکہف، دا کیو۔ اس نے چند صفحے آگے کھولے۔ العنکبوت، دا سپائڈر۔ اس نے شروع سے دیکھا۔ المائدہ، دا ٹیبل سپریڈ۔ محمل نے کتاب بند کر دی۔ آغا جان نے ٹھیک کہا تھا، وہ تو قرآن تھا، ان کی دینی کتاب، مقدس کتاب، اور اس فرنگن نے کیسے کیسے قصے گڑھ دیے تھے اس کے ساتھ۔ ذلیل عورت! وہ شوق سے نکلی تو بے پناہ غصہ آیا۔ وہ لڑکی تو اپنے گھر بیٹھی اس پہ ہنس رہی ہوگی، اس کا تمسخر اڑا رہی ہوگی، وہ بھی کتنی جلدی بیوقوف بن گئی۔ اف! وہ تیز تیز قدموں سے سیڑھیوں کی طرف لپکی۔ نہ سر پہ دوپٹہ، نہ وضو، نماز، اور چلے ہن قرآن پڑھنے۔
लाउंज के बड़े सोफे पे बैठी ताई उसे जीना उतरते देखकर ऊंचा बड़बड़ाई थी। बड़े अरसे बाद आगा जान ने उन्हें सबके सामने बेइज्जत किया था, और वो भी सिर्फ और सिर्फ महमल की वजह से। कोई भी जवाब दिए बगैर सर झुकाए तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। सुबह वो फिर जल्दी आ गई थी। सियाफाम लड़की आज बहुत पहले उस बेंच पे बैठी थी। उसे देखकर महमल के कदम तेज हो गए। कदमों की चाप पे ही उसने सर उठाया। महमल ने देखा, उसे देखकर उसकी स्याह आंखों में उम्मीद के दिए जल उठे थे। सड़क खाली थी। दूर नारंगी सूरज तुलू हो रहा था। महमल उसके बिल्कुल सामने आ खड़ी हुई। सूरज की नारंगी शुआएं उसके पीछे छप गईं। तुम्हें शर्म तो नहीं आई होगी मेरे साथ ऐसा बेहुदा मजाक करते हुए? स्याह फाम लड़की की निगाहें उसके हाथों में पकड़ी किताबों पे झुकी। एकदम ही उसकी आंखों की जूत बुझ गई। मुसहफ वापस करने आई हो? मुसहफ? उखड़ी उखड़ी सी महमल ने आबरू उठाई। हम अरब वर्ल्ड, अरब दुनिया में कुरान को मुसहफ कहते हैं। तुमने मुझे क्या किस्से कहानियां सुनाकर कुरान थमा दिया? ये कोई मजाक करने की किताब तो ना थी, ये तो कुरान था। कुरान था नहीं, कुरान होता है। वो उदासी से मुस्कुराई तो महमल ने शाने उचकाए। बहरहाल तुम्हें ये प्रैक्टिकल जोक करके मुझे शर्मिंदा करने पर शर्म आनी चाहिए। मैं तो क्या सोच रही थी और तुमने मुझे एक मुकद्दस किताब थमा दी। तो तुम किसी गैर मुकद्दस चीज की तौका कर रही थी क्या? जी नहीं। वो तिलमिलाई, फिर कुरान उसकी गोद में रखा। ये मेरे पास पहले से है, मुझे जरूरत नहीं है। बैठकर बात कर लो। मैं ठीक हूँ। वो इसी तरह सीने पे हाथ बांधे उखड़ी उखड़ी सी खड़ी रही। अच्छा, उसने नरमी से मुसहफ की स्याह जिल्द पे हाथ फेरा। तो तुमने ये पढ़ रखा है? उसकी आवाज में सुबह की सारी उदासी समो गई। हाँ, और बचपन में ही पढ़ लिया था। अल्लाह का शुक्र है कि हम शुरू से ही मुसलमान हैं, वो आदतन जताकर बोली। और तुम्हें हमारी मुकद्दस किताब के बारे में गलत फहमियां हैं। ये कोई फाल निकालने वाली किताब नहीं है, ना ही इसमें मेरी या तुम्हारी स्टोरी है। ला हौला वला कुव्वत। अच्छा, वो जरा सा मुस्कुराई। चलो फिर बैठो और मुझे बताओ कि इसमें क्या है। इसमें अहकामात हैं नमाज, रोजे, हज, ज़कात के। वो उसके साथ बेंच पे बैठकर उसे बहुत समझदारी से बताने लगी। इसमें पुरानी कौमों के किस्से हैं, कौमे आद, समूद और बनी इसराइल। ये बनी इसराइल का क्या मतलब है? मतलब? वो हल्का सा गड़बड़ाई। बनी इसराइल का मतलब हुआ इसराइल के बेटे। वो पूछ रही थी या बता रही थी खुद भी ना समझ सकी। इसराइल का मतलब अब्दुल्ला होता है, एल अल्लाह को कहते हैं। ये याकूब अलैहिस्सलाम का नाम था। हाँ, हजरत याकूब का किस्सा, हजरत यूसुफ का किस्सा सब पढ़ रखा है मैंने, सब पता है मुझे। हमें तो कोर्स में पढ़ाया गया था यूसुफ अलैहिस्सलाम और जुलेखा वाला किस्सा। यूसुफ अलैहिस्सलाम और किस वाला किस्सा? स्याह फाम लड़की की आंखों में हैरत उभरी। यूसुफ अलैहिस्सलाम और जुलेखा वाला किस्सा। अजीज मिस्र की बीवी का नाम जुलेखा था, क्या नहीं था? वो कंफ्यूज सी हो गई। कोई दलील है तुम्हारे पास? कोई हुज्जत? दलील, हुज्जत? वो टुकर टुकर उसका चेहरा देखने लगी। हमारे कोर्स की गाइड बुक में लिखा था। कोर्स की गाइड बुक इंसान की बात है, और इंसान की बात में दलील नहीं होती। दलील सिर्फ कुरान या हदीस से पेश की जाती है, क्योंकि दोनों नाजिल खुदावंदी होते हैं। कुरान और हदीस में कहीं भी नहीं बताया गया कि उस औरत का नाम जुलेखा था। उसका लहजा नरम था। मिस्र की उस औरत से एक गलती हुई थी, एक जुर्म सरजद हुआ था, मगर अल्लाह ने उसका पर्दा रख लिया। उसका फेल तो बताया मगर नाम नहीं, और जिस चीज का पर्दा अल्लाह रखे वो खुल नहीं सकता। मगर हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम और जुलेखा के किस्से हर मस्जिद और मिंबर पर जाकर सुनाए। हम कैसे लोग हैं तो उसका नाम जुलेखा नहीं था? वो सारी खफकी बुलाकर हैरत से पूछ रही थी। उस औरत का नाम राज है, और मेरा और तुम्हारा रब वो राज नहीं खोलना चाहता, सो ये हमेशा राज ही रहेगा। अच्छा, उसने शाने उचकाए। पहली दफा उसे अपनी इल्मी कमतरी का खफीफ सा एहसास हुआ था, मगर ये मानना उसकी अना की शिकस्त थी। सो लापरवाही से इधर उधर देखते हुए बोली, बहरहाल मुझे अफसोस है कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट कुरान के बारे में गलत हैं। ये किताब वो नहीं है जो तुम इसे समझती हो, और अगर ये वो ना हुई जो तुम इसे समझती हो तो मैं सही हूँ, मुझे सब पता है। तुम्हें जो कोई उस नूर की तरफ बुलाएगा तुम उसे यही कहोगी। मगर तुमने ये तो नहीं बताया था कि ये कुरान है। तुमने तो कुछ और किस्से सुनाए थे, आखिर क्यों? अगर मैं तुम्हें तबलीग करती तो तुम मुक्ताकर मुझसे दूर भाग जाती। अब भी तो यही होगा। वो जताकर बोली तो स्याफाम लड़की ने मुस्कुराकर सर झटका। लेकिन अब तुम्हारी हुज्जत तमाम हो चुकी है, आगे तुम्हारी मर्जी।
ایک سیاہ مرسیڈیز زن سے ان کے سامنے سے گزری، تھوڑی دور جا کر اس کے ٹائر چرچراتے ہوئے رکے اور وہ تیزی سے ریورس ہوئی۔ محمل نے چونک کر دیکھا، ڈرائیونگ سیٹ پر فواد تھا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اب ملتے ہیں کل کے ایپیسوڈ میں۔ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ خدا حافظ۔